सो हाय एवरीवन, आज का लेक्चर, आज की क्लास एक प्यारी लाइन के साथ शुरू करते हैं। बहुत बार लाइन बोलता हूं और आज फिर से लाइन बोलूंगा। मुस्कुराए हैं हमेशा, मुस्कुराए हैं हमेशा, छुपाए हैं गम। मुस्कुराए हैं हमेशा, छुपाए हैं गम, तुम्हें तो वक्त बताएगा कौन है हम। ये लाइन आज मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यार आपका बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत नजदीक आ चुका है और अब इस टाइम पर मुझे पता है कि आप लोग डीमोटिवेट होते होंगे, आपको डर लगता होगा, खुद पे शक होता होगा, क्या यार मैं कर पाऊंगा, क्या ये मेरे लिए पॉसिबल है? तो यार उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बस एक लाइन है जो मैंने अभी बोली, मुस्कुराए हमेशा, छुपाए गम, तुम्हें वक्त बताएगा कौन है। तो मेहनत करो और वक्त को जवाब देने दो। चलो इसी के साथ आज का जो लेक्चर है वो करते हैं शुरू। सबसे पहले कितने बच्चे आ चुके हैं वो बताएं। सबसे पहले अपनी अटेंडेंस लगा लो भाई, फटाफट से अपनी अटेंडेंस लगा लो, अटेंडेंस लगा लो। आगे 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 लिखो भाई, फटाफट से लिखो। और लाइक हो जानी चाहिए वीडियो। अगर तुम इसको लाइक नहीं कर रहे हो स्ट्रीम को तो भाई ऐसा मत करो यार, इतनी मेहनत करता हूं, काफी टाइम बाद ये लेक्चर डला है और उसका रीजन मैंने टेलीग्राम पे स्पेसिफाई कर दिया है। टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन कर रखा होगा तो आपको पता चल गया होगा क्यों इतने टाइम से लेक्चर नहीं डल पाया। बट हाँ, मैंने जिम्मेदारी ली थी पूरी फिजिक्स की, पूरी केमिस्ट्री की, वो मैं करवाऊंगा। फिजिक्स हो चुकी है, केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर बचेंगे इसके बाद, वो मैं कराऊंगा, मतलब मैं कराऊंगा। ठीक है, चलो आज का जो चैप्टर है बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही आसान सा चैप्टर है। मतलब ये इतना सिंपल चैप्टर है, अगर तुमने एक बार आज की क्लास में पढ़ लिया और जो क्वेश्चन मैंने तुम्हें प्रैक्टिस करने को दिए तुमने वो कर लिए तो भाई टाटा बाय बाय गुड बाय, बस इतना ही है चैप्टर। बस एसिड बेस एंड सॉल्ट्स बहुत सिंपल है, वन शॉट में कवर कर रहे होंगे, आपके 1.5 से 2 घंटे के अंदर पूरा का पूरा हम चैप्टर खत्म करेंगे। और अगर आप किसी भी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीबीएसई, आईसीएसई, एसएससी, अगर आपके बोर्ड के अंदर एनसीईआरटी फॉलो होती है साइंस के लिए, साइंस की एनसीईआरटी जो नोटबुक होती है, जो बुक होती है, अगर आपकी वो फॉलो होती है तो ये लेक्चर आपके लिए है, क्योंकि इसके अंदर पूरी एनसीईआरटी आपकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट से पहले तो अपनी नोटबुक ले आओ और भाई लिख दो। क्या लिख दो? अरे क्या लिख दो भाई, क्या? अरे भाई जोश लेवल, जोश लेवल कितना है 100 में से? कितना है भाई? लिख दो भाई फटाफट से कमेंट सेक्शन में, भैया इतना है, इतना है। कितना है जोश लेवल? अरे भैया 100 है। चलो ये 100 रहना चाहिए एट द एंड ऑफ द लेक्चर तक। ठीक है, चलो तो भैया इस लेक्चर में हमें क्या क्या मिलेगा? तो देखो सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ पर यार प्रीमियम लेक्चर मिल रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। मैं तुमसे एक पैसा डिमांड नहीं करता, ना आज ना कल ना परसों ना कभी करूंगा। दूसरी चीज क्या है, आपको इसके नोट्स मिलेंगे। नोट्स का मिलेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां मिल जाएंगे, वरना डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक है, वहां भी मिल सकते हैं, बट टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना अपडेट्स के लिए। अगला क्या है, पीवाईक्यू, पीवाईक्यू बुकलेट मिल रखी है आपको ऑलरेडी। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुकलेट आपको दे रखी है मैंने, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा क्या है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यू, असर्शन रीजनिंग, केस बेस्ड क्वेश्चन, उनके लिए भी एक अलग से मैंने बुकलेट बना रखी है, प्रैक्टिस बुकलेट, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। तो सारी चीजें हमारी यार ईएक्सपी आपकी टीम फ्री में देती है, हम एक भी पैसा चार्ज नहीं करते। इसके अलावा सरप्राइज बताऊं, सैंपल पेपर भी आने वाले हैं हमारे, वो भी फ्री में सारे सब्जेक्ट्स के लिए। चलो वो बाद में करते हैं, जब आएंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट से। फटाफट से बिल्कुल नजरें एकदम गड़ाए रखनी है स्क्रीन पर, नजरें और दिमाग गड़ाए रखना है, 1 मिनट को भी हमारा फोकस नहीं हिलना चाहिए। अभी क्या होगा कि बच्चे पढ़ रहे होंगे, अचानक से क्रश का मैसेज आएगा और भैया की वीडियो तो बाद में देख लेंगे, भैया का लेक्चर तो बाद में देख लेंगे, एक रिप्लाई कर देते हैं। अरे भाई, भैया यहाँ पर तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, उस रिप्लाई से तुम्हारी जिंदगी बने ना बने, बट इस लेक्चर को देखने से तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट बिल्कुल बेसिक से शुरू करना। अगर तुम्हें कुछ नहीं आता तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और तुम्हें आता है, तुम रिवीजन कर रहे हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। चलो तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट इज एन एसिड? एसिड क्या होता है? अगर भैया क्वेश्चन हमारे आया व्हाट इज एन एसिड, तो बोर्ड के अंदर हमें क्या लिख के आना है? तो सबसे पहले तो डेफिनेशन पढ़ लो, बट आपको चीजें, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, आपको रटना नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, ऐसी डेफिनेशंस आपको रटनी पड़ेंगी, क्योंकि बोर्ड में जब आप ये डेफिनेशन लिख के आओगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। बट हमें चीजें रटनी नहीं है, हमें चीजों को समझना ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा हमें गेन करना है, क्योंकि आप जितना सीखोगे उतना ज्यादा आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में फायदा होगा। ठीक है, चलो तो क्या है, एन एसिड इज अ हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस। भैया एसिड क्या होती है? देखो रटने की कोई बात नहीं है, आपको एसिड पता है, आपने कभी लैब में गए हो अपनी स्कूल की, अगर कभी गए हो तो आपको पता होगा HCl, H2SO4 एसिड होती है ना भैया, बहुत खतरनाक एसिड होती है, हाथ वाथ जल जाता है उनसे, वो बहुत खतरनाक एसिड। तो उन सभी के अंदर क्या कॉमन होता है?
क्या कॉमन होता है? कॉमन जोन सभी के अंदर होता है वो मेरे मित्र होता है H, H2SO4, HCl, सब में। तो इसका मतलब क्या, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो दैट इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग अ प्रोटोन, मतलब वो अपना जो हाइड्रोजन है वो निकाल कर किसी और को दे सकता है, उसको हम बोलते हैं एसिड। बहुत बेसिक डेफिनेशन है, वैसे एसिड की बहुत अलग अलग डेफिनेशन होती है, बट जो डेफिनेशन आप बोर्ड में लिख के आ सकते हो वो है ये, एन एसिड इज एन हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस दैट इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग प्रोटोन टू अनदर सब्सटेंस। ठीक है, एसिडिक और बेसिक के बारे में ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपको इतना बेसिक तो पता ही होगा, एसिड क्या होता है, एसिड आपने बहुत सारे अपनी लैब में देखे होंगे। बेसिक क्या होता है, जो अपना नहाने वाला साबुन होता है वो बेसिक होता है, ऐसी चीजें आपको पता होंगी, उतनी डेप्थ में नहीं जाऊंगा। चलो आगे बात करते हैं। एसिड सोल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। भैया ब्लू लिटमस एक पेपर होता है, आपने पढ़ा होगा, लिटमस पेपर होता है। एसिड ब्लू लिटमस को रेड में बदल देता है। वैसे लिटमस पेपर के बारे में अभी जब आगे चलेंगे, इंडिकेटर्स वगैरह पढ़ेंगे तब बात कर लेंगे भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अभी वैसे बता रहा हूं कि एसिड क्या करता है भाई, ब्लू लिटमस को रेड में बदल देता है। और बेस क्या करता है, बेस रेड लिटमस को ब्लू में बदल देता है। अब एक होशियार सा बच्चा आया और उसने पूछा, भैया एक बात बताओ, आपने कहा कि एसिड जो है वो ब्लू को रेड में बदल देता है, बट अगर मैं रेड लिटमस ही दे दूं तो किस में बदलेगा? तो मैंने कहा भाई किसी में नहीं बदलेगा। अगर तू रेड लिटमस देगा एसिड को तो वो रेड का रेड ही रहेगा, कलर चेंज नहीं करेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल क्या है, HCl, HNO3, H2SO4, ऐसे बहुत सारे अपने एग्जाम्पल होते हैं। ये आपको एग्जाम्पल्स आने चाहिए क्योंकि यार एसिड के नाम तो बेसिक से आपको आने चाहिए, ये बहुत बेसिक एसिड्स हैं ये तीनों के तीनों। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एसिड इन आवर स्टमक ह्यूमन बॉडीज आर नोन। अच्छा ये छोड़ो, ये डेफिनेशन छोड़ो, मैं आपको समझाता हूँ। खेलने जाते हो, फुटबॉल खेलते हो, कुछ तो गेम खेलते हो कभी कभार, तो क्या होता है ना, कभी कभार अपने ना पैर में क्रैम्प्स आ जाते हैं, हाथ में क्रैम्प्स आ जाते हैं, जो बहुत अचानक से पेन होता है ना, बहुत ज्यादा। मेरे बहुत आते थे मैं जब फुटबॉल खेलता था। तो वो क्यों आते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाती है, और वो जो लैक्टिक एसिड है ना वो बहुत ज्यादा पेन देती है। तो इसका मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर भी एसिड प्रोड्यूस हो सकती है भाई। तो देखो एसिड हर जगह ह्यूमन बॉडी के अंदर भी प्रोड्यूस हो सकती है, और स्टमक में तो होती है एसिड, वो तो आपको पता ही है, वो तो हम सबको पता है। सेकंड बात करते हैं बेस की। आ जाओ भाई, देखो साथ साथ में नोट करते चलना। मैं आपको देखो एक बात फिर बोल रहा हूं, किसी और के नोट्स फॉलो मत किया करो। जैसे आप मेरे लेक्चर देख रहे हो तो आपको उसी टाइम पर बैठ के नोट्स बनाते रहने साथ साथ में, सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है। अगर आप सोच रहे हो भैया आज सीख लेंगे, कल वापस से आएंगे आपकी वीडियो पे और फिर नोट्स बनाएंगे, मूर्खता कर रहा है। क्या कर रहा है, मूर्खता कर रहा है। ऐसी मूर्खता मत कर, साथ साथ में लिखते रहे। चल, व्हाट इज बेस? बेस आर द केमिकल सब्सटेंस व्हिच हैव अ बिटर टेस्ट, आर सोपी टू टच एंड टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, इट डिसॉल्व्स इन अ वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। अगर इतनी बड़ी डेफिनेशन याद नहीं करनी तो सिंपल सी बात ये याद रखना कि बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होते ही हाइड्रोक्साइड आयन छोड़ते हैं। भैया हाइड्रोक्साइड आयन क्या होते हैं, OH नेगेटिव, ये होता है हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, ठीक है, हो गया, समझ आ गया। ये सब तो देखो, वो सब तो फालतू चीजें थी कि सोपी टू टच, टर्न्स रेड लिटमस, ये तो भैया बहुत बेसिक हमें पता है यार, ये सब क्या पढ़ा रहे हो। याद रखना OH माइनस को क्या करते हैं, वो निकालते हैं जब भी उसको वाटर में डिसॉल्व करा जाता है। चलो आगे पढ़ते हैं। बेसिक सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। भैया बहुत बेसिक सी बात है, हमें पता है, ये तो आपने पहले ही बता दिया। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखो NaOH। NaOH को अगर मैं खोलूंगा तो पता क्या होता है उसके अंदर, जैसे उसको मैं वाटर के अंदर डालूंगा, इमेजिन करो NaOH को मैंने वाटर के अंदर डाल दिया, ठीक है, जैसे ही मैंने इसको गिराया वाटर के अंदर तो क्या होगा, OH माइनस अलग हो जाएगा, OH माइनस अलग हो जाएगा और Na अलग हो जाएगा। देखो देखो देखो, सही है, सही है। अब बहुत बच्चे पूछेंगे भैया ये ब्रैकेट में AQ क्या लिखा है, तो मैं उन्हें बोलूंगा थप्पड़ पड़ेगा खींच के, पिछले क्लास के अंदर एक्वस सोल्यूशन के बारे में पूरी बात करी थी, तो उस लेक्चर को देख क्या बेटा, उसके बिना काम नहीं चलेगा है ना। तो ऐसी चीजें याद रखा करो, ऐसी चीजें मत भूलना। चलो बहुत बढ़िया, NaOH किसमें होता है ये हम समझ गए, बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, बेसिस क्या होते हैं बेसिकली हम ये समझ गए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, व्हाट आर एल्कलीज। देखो एल्कलाइज क्या होती है, एल्कलाइज कुछ नहीं होती, एल्कलाइज भी बेस ही होता है, बेस दैट आर सॉल्यूबल इन वाटर, मतलब एक कुछ ऐसे बेस जो कि पानी के अंदर मिल सकते हैं।
तो कुछ चीजें होती हैं जो कि पानी के अंदर मिल सकती हैं, कुछ होती हैं जो कि पानी के अंदर नहीं मिल सकती। वो बेसिस जो कि पानी के अंदर मिल जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एल्कलाइज बोलते हैं, और जो पानी के अंदर नहीं मिलते वो दूसरे आते हैं। ठीक है, तो एल्कलाइज के एग्जांपल क्या होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, NaOH, जो अभी हम पढ़ रहे थे NaOH, ये पानी के अंदर मिल जाता है। दूसरा क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। देखो यार स्टूडेंट्स, अगर आपको अभी तक नाम से फॉर्मूला निकालना नहीं आया, जैसे अगर मैं कोई केमिकल नाम पढ़ रहा हूं और अगर आपको फॉर्मूला निकालना नहीं आया तो बहुत बड़ी समस्या में हो आप। जैसे ही मैंने बोला आपसे सोडियम हाइड्रोक्साइड तो दिमाग में आपके चमकना चाहिए NaOH। हाँ, दूसरा मैंने बोला क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। जैसे ही मैंने बोला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आए हैं अभी तक तो आप बहुत बड़ी दुविधा में हो, और ये फॉर्मूलाज बनाना सीख लो और इन चीजों को याद करना सीख लो। वैसे 9th में हम सीख लेते हैं चीजें, बट जिन्होंने नहीं सीखी प्लीज थोड़ा सा ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। यहां तक क्लियर है क्या, यहां तक क्लियर है क्या, जल्दी बोलते चलो, क्लियर है, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर सॉल्ट्स। देखो सॉल्ट्स कुछ नहीं होते, सॉल्ट्स अपना जैसे अपना खाने वाला नमक होता है ना, वैसे सॉल्ट क्या होता है, तो सॉल्ट क्या होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं जब एक एसिड और एक बेस मिलता है, जब एक एसिड और एक बेस मिलता है, एक एसिड आया एक बेस आया, दोनों मिले, दोनों मिलके क्या हुआ, एक सॉल्ट बाहर आया प्लस H2O बाहर आता है। वो मैं अभी एग्जांपल से समझाता हूं। याद रखना, सॉल्ट कब प्रोड्यूस होता है, जब एक एसिड और एक बेस मिलते हैं तो उससे एक सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। सॉल्ट जो होता है ना, वो एसिडिक सॉल्ट भी हो सकता है, बेसिक सॉल्ट भी हो सकता है, अभी वो भी समझाऊंगा, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अरे ये तो कुछ नहीं है, ये तो मैं साइंटिस्ट हूं आपके, ये है प्रशांत भैया, है ना। जब खाने में नमक डालते हो मैं सोचता हूँ कि ये जो खाना है इसके अंदर मैं क्या डाल रहा हूँ, NaCl। तो मैं जब ऐसे घर में नमक वमक डाल रहा होता हूँ तो मैं थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ घर वालों को कि आपको पता है इसका साइंटिफिक नाम क्या है, आपको पता है इसकी प्रॉपर्टी क्या है। फिर वो अलग बात है, घर वाले मुझ में 2 थप्पड़ मारते हैं, बट ठीक है, वो सब चलता है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, अब आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी तक हम बहुत बेसिक पढ़ रहे थे, डेफिनेशंस बहुत बेसिक, अब आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। याद रखना मित्रों, जब भी मेरा एसिड और बेस मिलता है तो वो एक तो सॉल्ट बनाती है और वाटर बनाता है, मतलब H2O निकालता है, याद रखना। और ये जो सॉल्ट हैं ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक होता है एसिडिक सॉल्ट और एक होता है बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट कौन सा होता है, एसिडिक सॉल्ट कौन सा होता है, इमेजिन करो, जो एसिड आप ले रहे हो, जो एसिड आप ले रहे हो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा एसिडिक है, और जो आप बेस ले रहे हो वो थोड़ा कम बेसिक है, तो क्या होगा, तो जो सॉल्ट फॉर्म होगी वो एसिडिक सॉल्ट होगी। और अगर आप एसिड की जो एसिडिटी है वो बहुत कम है और बेस की जो बेसिसिटी है वो बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, तो भाई बेसिक सॉल्ट होगा। इसका भी डेफिनेशन भी आगे लिखवा दूंगा, टेंशन की बात नहीं है, बट ये बेसिक्स आप एग्जांपल समझो। एसिड बेस मिलेंगे, सॉल्ट प्लस H2O निकलेगा। क्लियर है यहां तक, किसी को कोई भी समस्या है तो जल्दी से जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, है ना। चलो यहां तक क्लियर। अच्छा, इसके कई एग्जांपल हैं क्या, 1 मिनट में देख लेता हूं आगे, अगर इसके एग्जांपल हैं तो आपको एग्जांपल से समझाऊं तो वो ज्यादा से ज्यादा बेस्ट रहेगा। 1 मिनट, एग्जाम्पल आई गेस नहीं है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम यहीं से एग्जाम्पल ले लेते हैं। एसिड और बेस, कोई भी एसिड या बेस को मिला दो, तुम कुछ भी, तुम कोई भी एसिड बेस को मिला दो, जैसे कि मैं मिला रहा हूं, देखना मैं मिला रहा हूं NaOH, क्या होता है बेसिक, प्लस HCl, ये क्या होता है एसिडिक। ये क्या बनाएंगे, ये क्या बनाएंगे मित्रों, सबसे पहले सॉल्ट बनेगा, तो ये Na बाहर आ जाएगा, ये Cl बाहर आ जाएगा, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, NaCl, ये सॉल्ट आ गया। दूसरा क्या बनेगा, H2O, वाटर बनेगा। तो समझे भाई, एसिड और बेस ने क्या बनाया, सॉल्ट प्लस वाटर बनाया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना। चलो पीछे आते हैं। अब जितनी चीजें मैं बता रहा हूं वो आपकी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट है, इनको नहीं भूलना मित्रों। क्या है, देखो, सबसे पहली रिएक्शन है एसिड प्लस मेटल, फिर है एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, फिर है एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट। देखो सबसे पहली चीज क्या है, एसिड प्लस मेटल, मतलब कोई भी आप मेटल ले लो, जैसे Zn ले लो, है ना, और अपन दूसरा कौन सा लें, दूसरा अपन ले लेते हैं HCl। HCl अपना क्या है, एसिड है, और ये मेटल है, ठीक है। अब दूसरा देखो, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड। एक चीज याद रखना, जो आपकी मेटल ऑक्साइड होती है ना, मेटल की ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड, जैसे CuO,
कॉपर ऑक्साइड, ये क्या हुआ, मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड जो होती है ना मेरे दोस्तों मित्रों, याद रखो, अपनी नोटबुक में नोट कर लो, जो मेटल ऑक्साइड होती है वो हमेशा बेसिक होती है नेचर में। क्या होती है, बेसिक होती है नेचर में। अब सोचो, ये एसिड और ये बेसिक, एसिड और बेस दोनों क्या बनाती थी, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी आप किसी भी एसिड को मेटल ऑक्साइड से मिलाओगे तो क्या बनेगा फाइनली, बोल भाई, एक तो सॉल्ट बनेगा और एक H2O बनेगा, H2O बनेगा। सिमिलरली जो आपका मेटल कार्बोनेट होता है या फिर मेटल बाइकार्बोनेट होता है वो भी बेसिक होता है नेचर में, वो भी बेसिक होता है नेचर में। तो जब भी आपका एसिड मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट से मिलता है, क्या बनेगा, क्या बनेगा भाई, सॉल्ट प्लस वाटर। बट एक चीज और बनेगी, देखो यहां पर कार्बोनेट शब्द का यूज हुआ है, कार्बोनेट का मतलब कार्बन आ गया, कार्बन चाचा आ गए ऊपर से। अब कार्बन चाचा आए हैं तो कुछ ना कुछ तो बनाएंगे, ऐसे तो वापस नहीं चले जाएंगे। तो कार्बन चाचा ने बोला देखो मेरा CO2 बना दो, मेरा कार्बन डाइऑक्साइड बना दो। उन्होंने कहा ठीक है भाई, CO2 लगा देते हैं, क्या दिक्कत। तो याद रखना, जब भी अपना एसिड मेटल ऑक्साइड से मिलेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस H2O। बट जब भी मेरा एसिड मेटल कार्बोनेट से बनाएगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट वाटर CO2, एक CO2 एक्स्ट्रा हो जाता है। चलो इसको एक एग्जांपल से आपको आगे समझाते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो पाएगा। देखो पहला क्या था, अच्छा इसका एग्जांपल नहीं दिया हमने, एसिड प्लस मेटल, कोई भी एसिड है, जैसे कि हमने यहां पर देखो क्या लिया है, क्या लिया है, यहां पर हमने लिया है Zn और लिया है H2SO4। ये क्या है, एसिड, और ये क्या है, ये क्या है, मेटल। ये क्या है, मेटल। तो अब एसिड और मेटल जब भी मिलता है ना तो याद रखना है आपको, एक तो सॉल्ट बनता है, सॉल्ट तो बनेगा ही, एसिड बेस मिलेंगे सॉल्ट तो बनेगा ही, और दूसरी चीज जो मिलती है वो होता है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो याद रखना, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, इसको फटाफट से नोट करो। और ये दोनों एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला एग्जांपल किसका है, एसिड प्लस मेटल, और दूसरा एग्जांपल किसका है, ये देखो ये क्या है, बेस। ध्यान से देखो बेटा, क्या है ये, बेस, और ये क्या है, मेटल। जब बेस और मेटल मिलते हैं तब भी क्या होता है, तब भी सॉल्ट बनता है। और दूसरा क्या बनता है भैया, दूसरा सेम हाइड्रोजन जाता है। समझ गए एग्जांपल से, समझ गए कि भैया जब भी मेटल एसिड, सॉल्ट हाइड्रोजन, मेटल बेस, सॉल्ट हाइड्रोजन, सेम। चलो इन दोनों एग्जांपल को नोट करेंगे फटाफट से। क्लियर है, अगर चैट में यहां तक क्लियर है तो एक बार चैट में लिख दो भैया जी ओके। क्या लिखना है, ओके, ओके लिखना होता है भाई, है ना, है ना। चल पता क्या होता है कि जब हम ऑनलाइन पढ़ा रहे होते हैं ना, तो जैसे कि आप देख रहे होगे अभी कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इमेजिन करो 200 बच्चे पढ़ने के आ रहे हैं, 200 बच्चे वो हैं जो कि पढ़ रहे हैं लाइव में, साथ साथ में नोट्स बना रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। बट यहाँ पर ना 50-100 बच्चे वो भी होते हैं जो कि पढ़ने नहीं आते, वो बस देखने आते हैं, बस ऐसे टाइम पास करते हैं। और ऑनेस्टी से बता रहा हूँ, तो उन बच्चों से मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई पढ़ लो, समय है अभी भी तुम्हारे पास, एक नोटबुक लाओ और पढ़ना शुरू करो प्लीज। समय निकल जाएगा और बाद में मुझे जवाब नहीं देना, तुम्हें अपने पेरेंट्स को जवाब देना है, तो उनको क्या जवाब दोगे यार। चलो एक एक्टिविटी बताता हूँ, आपकी एनसीईआरटी के अंदर ना एक एक्टिविटी दे रखी है, मुझे पता है ये तुम्हें अभी विजिबल नहीं होगा स्क्रीन के ऊपर, थोड़ा बहुत विजिबल होगा। तो ये एक्टिविटी दे रखी है, इस एक्टिविटी में क्या है ना, बोलते हैं कि हम एक एसिड ले रहे हैं, एसिड कोई भी ले लो, जैसे कि एक बोला है हमसे सल्फ्यूरिक एसिड, एक मेरे पास बीकर है, उसके अंदर मैंने सल्फ्यूरिक एसिड डाली, ठीक है, ये मेरा बीकर है, इसके अंदर मैंने सल्फ्यूरिक एसिड डाली। अब ऊपर से मैंने जिंक ग्रैन्यूल्स डाल दिए, मतलब जिंक ऐसे छोटे छोटे वो डाल दिए, जिंक अंदर डाल दिया। और इससे जो निकलने वाली गैस है उसको जब मैंने एयर में छोड़ा और उस एयर के पास मैंने कैंडल जलाई, मैंने क्या करा, उस निकलने वाली गैस को एयर में छोड़ा, निकलने वाली गैस को एयर में छोड़ा, और उसमें जब मैंने क्या करा, मैंने जब कैंडल जलाई, जब मैंने कैंडल जलाई तो भाई बर्निंग वाली आवाज, मतलब ऐसे पटाखे वाले पट 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 ऐसी आवाज आने लगी, अजीब अजीब सी आवाज आने लगी। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों?
क्योंकि आपको पता है मित्रों कि जब भी जिंक और H2SO4 मिलेंगे, जिंक और H2SO4 मिलेंगे, जिंक प्लस H2SO4 मिलेंगे तो क्या होगा, तो भाई एक तो सॉल्ट बनेगा प्लस हमारी H2 गैस रिलीज होगी। तो क्योंकि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है उस वजह से वो आवाज आ रही है जलने की, वो जलने की आवाज आ रही है। ठीक है, ठीक है। ये एक्टिविटी बहुत बार पूछी गई है आपके एग्जामिनेशन में कि भाई ऐसा क्यों होता है, व्हाई, गिव द रीजन, या फिर असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन में आ सकता है कि भाई ऐसी आवाज आने लगी और उसके रीजन है ड्यू टू लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, तो वो वाले असर्शन रीजनिंग को प्रैक्टिस कर लेना। कहां से प्रैक्टिस करना है, हमारी एक बुकलेट है उससे प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चलो आगे करते हैं। अब देखो अगला क्या था, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यार भैया मेटल कार्बोनेट से हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या रिएक्शन होता है, तो मैंने आपको बताया था कि एसिड के साथ जब भी रिएक्शन होगा सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और CO2 निकलेगा, है ना। कार्बन चाचा आए हैं तो कुछ तो लेके जाएंगे, तो भाई क्या लेके गए, CO2 लेके गए। तो एक एग्जाम्पल से देख लो, ये रहा अपना एग्जाम्पल, ये अपना एग्जाम्पल है, ये क्या है, ये अपना है क्या भाई, ये अपना है क्या, मेटल कार्बोनेट, और ये क्या है, एसिड, ये क्या है, एसिड। तो ये एग्जांपल को नोट कर लो। और नीचे वाला एग्जांपल क्या है, नीचे वाला एग्जांपल भी वही है, सेम ही है, बस शायद इक्वेशन को बैलेंस करा है या क्या करा है, क्योंकि एग्जांपल तो सेम ही दिख रहा है मेरे को, कोई चेंज नहीं है उसमें। अच्छा, नीचे वाली इक्वेशन कॉमन थी, ऊपर वाली को शायद बैलेंस कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको काट दो, ऊपर वाली ही डायरेक्टली लिख दो। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं नहीं नहीं, सेम नहीं है, सेम नहीं है, माय मिस्टेक माय मिस्टेक। ये है, देखो ये क्या है, ये देखो Na2CO3, ये क्या है, मेटल कार्बोनेट। और नीचे वाला जो है NaHCO3 है, वो है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो दोनों के रिएक्शन हमें दे रखे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। वैसे ये जो दो चीजें हैं ना हमारी, Na2CO3 और अपने NaHCO3, इसके बारे में भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम बाइकार्बोनेट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आगे हम पढ़ेंगे जब हम वॉशिंग सोडा के बारे में बात करेंगे। चलो आगे बढ़े, क्लियर है। क्या बनाएगा, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो, अगला भी मैं आपको बता चुका हूं, जब भी मेटल ऑक्साइड और एसिड मिलेंगे, जब भी मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। मैंने आपको बताया ये बेसिक होता है नेचर में, ये एसिडिक है, तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस वाटर। एग्जांपल देख लो, CuO प्लस HCl इक्वल्स टू CuCl2 प्लस H2O। बहुत सिंपल एग्जांपल है। अब इनके क्वेश्चन आते कैसे हैं, इनके क्वेश्चन बहुत बार आ सकते हैं, आपके 1 मार्क्स में भी आ सकते हैं, 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली स्टेटमेंट में गिवन होगा कि एक चीज बता, या तो डायरेक्टली ऐसे आ जाएगा कि भाई जब भी हमारा मेटल ऑक्साइड मिलता है एसिड से तो क्या रिएक्शन होती है, या फिर 1 मार्क क्वेश्चन में आपको कोई रिएक्शन गिवन होगी, जैसे कि आपको ये रिएक्शन का ये पार्ट गिवन होगा, ये पार्ट गिवन होगा, तो आपको बताना है कि आगे क्या बनेगा, प्रोडक्ट में क्या बनेगा, तो आपको ये दो चीजें लिखनी होंगी। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बट ज्यादा चांसेस है ये चैप्टर के जो क्वेश्चन है ना वो आपके थोड़े मतलब केस बेस्ड टाइप क्वेश्चन में आएंगे, असर्शन रीजनिंग में ज्यादा आएंगे। इन 1 मार्क 2 मार्क पे आने की चांसेस बहुत कम है। चलो, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं भैया वो कार्बन एंड कंपाउंड समझ नहीं आ रहा, उसको पढ़ा दो, उसको भी पढ़ाएंगे, सब्र रखो, तुम्हारा सिलेबस खत्म करवा के मानेंगे, तुम्हें साइंस में फुल मार्क्स दिला के मानेंगे, ये तो हमने दृढ़ निश्चय कर लिया है। आगे देखते हैं। अब देखो अगली रिएक्शन देखो, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। जब तक हम क्या पढ़ रहे थे, मेटेलिक ऑक्साइड, बट अब आ गया नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेसिस, विद विद बेसिस। एक चीज याद रखना मेरी बात मित्रों, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक होता है नेचर में, एसिडिक। तब खुद देखो, ये एसिडिक, ये बेसिक, तो क्या बनाएगा, ऑब्वियस सी बात है सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ भैया बात तो आप बिल्कुल सही कर रहे हो, हाँ तो बात तो सही कर रहा हूं। एक एग्जांपल से देख ले मित्र, एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है CuOH2। ये क्या है, ये क्या है मेरे मित्र, ये है बेस, ये है बेस। और ये क्या है भाई, ये क्या है, ये तो आपको दिख ही रहा है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। बस इन दोनों को जब मैं मिलाता हूं तो क्या बन जाता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। अच्छा, अगर ये रिएक्शन दी हो और पहले चैप्टर का सवाल आ जाए, हमने पहला चैप्टर पढ़ा था ना केमिकल रिएक्शन इक्वेशन वाला, कि ये रिएक्शन कौन सी है, तो तुम क्या जवाब दोगे, ये रिएक्शन कौन सी है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई ये वाली रिएक्शन कौन सी है, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, कौन सी रिएक्शन आपको दिख रही है होते हुए, तो ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है,
ये आपका होमवर्क नंबर 1 है। आज आपको 3 या 4 होमवर्क मिलेंगे, तो ये है H1, ये होमवर्क नंबर 1। तो सबसे पहले तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है लेक्चर खत्म होते ही। आगे बढ़ रहे हैं, होपफुली नोट कर ली होंगी ये सारी चीजें, आगे बढ़ते हैं। चलिए चलें आगे। अब देखो एक चीज बताता हूं, डू एसिड एंड बेस हैव समथिंग इन कॉमन? इन दोनों में कॉमन क्या होता है? कुछ कॉमन है क्या? कुछ दोस्ती है क्या इनमें, या दोनों अलग अलग है? एसिड अलग बेस अलग, देख कुछ तो दोस्ती है, देखते हैं क्या कॉमन है। बोथ एसिड एंड बेस आर इलेक्ट्रोलाइट्स। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, जब भी क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज कॉमन इन एसिड एंड बेस, तो आपको पता होना चाहिए दोनों भाई इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या होता है? किसी को पता है क्या इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या होता है? देखो इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब होता है दे आर गुड कंडक्टर, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, एसिड में से भी बेस में से भी। और ये चैप्टर मैंने जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया था, तो मैंने उसमें बोला था कि प्योर वाटर जो होता है ना, प्योर वाटर जो आपका एक्वागार्ड से निकलता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। बट आपका जो नल वाला पानी होता है ना, उसमें इम्प्योरिटीज होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। पता है क्यों? क्योंकि जो आपका नल वाला पानी होता है ना, वो थोड़ा एसिडिक या बेसिक होता है नेचर में, बट आपका जो आरओ वाला पानी आता है वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है, तो वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। बट आपका वो वाला पानी जो कि एसिडिक है नेचर में, ये पहले चैप्टर में मैंने बताया था इलेक्ट्रिसिटी में, आप सभी से सवाल पूछा था, तो उसका आंसर आपको यहां पर जाकर मिल चुका है, ठीक है, क्योंकि वो एसिडिक होता है नेचर में, इस वजह से। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? एसिड्स रिलीज हाइड्रोजन, ये सब तो आपको पता है कि भाई एसिड H+ निकालती है और बेसिस OH- निकालती है, ये बहुत बेसिक सी चीज है और इसके बारे में मैं ज्यादा बात भी नहीं करूंगा। व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और द बेस इन दी वाटर सॉल्यूशन? एसिड और बेस को अगर मैं पानी में डालूं तो क्या होगा? एसिड के H+ साइन बाहर आ जाएंगे और बेस के OH- आ जाएंगे, तो इसके बारे में एक्सप्लेन करने की मेरे को कोई जरूरत नहीं है। चलो आगे बात करते हैं। अच्छा बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की, बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की। अच्छा ये बताओ, लाइन ही टेढ़ी होगी, चलो कोई नहीं। अच्छा एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है वीक एसिड, दोनों में डिफरेंस क्या होता है भैया? मतलब क्या है ये सब स्ट्रॉन्ग और वीक, क्या मतलब है इनका? देख मेरे मित्र ध्यान से देखियो, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो कि आपके हाथ जला सकते हैं, और वीक एसिड वो होते हैं जो कि बहुत वीक होते हैं, जो आपके लेबोरेटरी में रखे जाते हैं ना, वो वीक एसिड होते हैं। भैया ये तो बहुत वाहियात सी डेफिनेशन हो गई, कुछ अच्छी सी डेफिनेशन बताओ। तो देख अच्छी सी डेफिनेशन ये है, वो एसिड जो कि जिनके पास बहुत ज्यादा H+ आयंस होते हैं, जिनके पास क्वांटिटी ऑफ H+ आयंस है ना, वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। और इनके पास क्या होता है? इनके पास H+ जो होते हैं वो कम होते हैं, इनके पास ज्यादा होते हैं, इनके पास कम। बस बेसिक सा डिफरेंस ये, बेसिक सा डिफरेंस ये। तो भैया ये कम ज्यादा कैसे कराया जाता है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड बनाने के लिए उसमें पानी को मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? उसमें वाटर ऐड करा जाता है, वाटर ऐड। और वाटर एडिशन के प्रोसेस को बोलते हैं डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन। तो आपने वो जो वर्ड सुना है ना आपकी लेबोरेटरी में, डाइल्यूट एसिड, उसका मतलब होता है कि उसके अंदर पानी मिलाया गया है। क्या मिलाया गया है? पानी। तो जब भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर लिखना, जब भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर वाटर डालेंगे तो क्या होगा? वो वीक एसिड बन जाएगी और उस प्रोसेस को हम डाइल्यूशन बोलते हैं। डाइल्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डाइल्यूशन के अगर आपसे डेफिनेशन पूछ रहे तो आपको ये आना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं बेसिस की, तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, तो देखो स्ट्रॉन्ग बेस की डेफिनेशन वही है, अ बेस विच कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर thus produces large amount of hydroxide ion। मतलब वो बेसिस जो कि बहुत ज्यादा OH- आयंस को प्रोड्यूस करता है, और वो बेस जो कि कम OH- को प्रोड्यूस करता है, वो क्या कहलाएगी? वो क्या कहलाएगी? वो होगी वीक, और ऊपर वाली होगी स्ट्रॉन्ग। बस बस इतना सा है, इतना सा है भैया, सिंपल है। वीक स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग में ज्यादा, वीक में कम। अरे भैया यार ये तो भैया मजा नहीं आ रहा, बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें चल रही हैं। चलो थोड़ा सा मजा दिलाते हैं, बात करते हैं पीएच की, बात करते हैं स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ से पहले मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल इज अ इंडिकेटर। देखो क्या होता है ना, ये आपकी एसिड या फिर बेस के बारे में इंडिकेशन देता है, ठीक है। तो इसका मीटर रीडिंग स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 तक होती है। थोड़ा सा छोटा पड़ गया, थोड़ा सा, अरे पूरा ही उड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब बड़ा बना देंगे।
ठीक है, तो मतलब समझ गए ना 14। तो ऐसे 14 तक इसकी रीडिंग होती है पीएच की। ये क्या है, ये है हमारा पीएच स्केल, इस बात को आपको याद रखना है। अब देखो पीएच स्केल क्या इंडिकेट करता है, पीएच स्केल का 7 नंबर इंडिकेट करता है कि भाई न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, ना ही क्या है बेस है, ना ही क्या है, ना ही बेस है, ना ही एसिडिक है। अगर 7 से ज्यादा दिखा रहा है पीएच नंबर, अगर पीएच टेबल आपकी 7 से ज्यादा दिखा रही है तो समझ जाना वो कंपाउंड जो है वो बेसिक है, वो कंपाउंड बेसिक। और अगर 7 से कम दिखा रहा है तो समझ जाना वो कंपाउंड क्या है, वो कंपाउंड है एसिडिक। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। अगर आपको क्वेश्चन आता है पीएच के ऊपर कि भाई 7 नंबर पे न्यूट्रल है, 7 से ज्यादा पे बेसिक है, 7 से कम पे एसिडिक है। अब यहां पर जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है सीबीएसई के अंदर वो मैं आपको दिखाता हूं। क्वेश्चन ये था कि एक दो एलिमेंट है, एक एलिमेंट है ए, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं। देखो एक एलिमेंट है ए और एक एलिमेंट है बी, दो एलिमेंट है, ठीक है, एक एलिमेंट है ए और एक एलिमेंट है बी। तो आपको ये गिवन है कि अकॉर्डिंग टू द पीएच स्केल नंबर, अकॉर्डिंग टू द पीएच स्केल नंबर, पीए का जो स्केल नंबर है वो ज्यादा है पीबी के स्केल नंबर से, ठीक है, ये आपको गिवन है। अब ये बताओ कौन सा ज्यादा एसिडिक इन नेचर है, कौन सा ज्यादा एसिडिक इन नेचर है, ए ज्यादा है या फिर बी ज्यादा है। आपको गिवन है कि पीएच नंबर ऑफ ए इज ग्रेटर देन द पीएच नंबर ऑफ बी, तो आपको ये बताना है इन कंपैरिजन ऑफ दीज टू कौन सा ज्यादा एसिडिक है। आंसर लिखें चैट बॉक्स में फटाफट, जल्दी लिखना शुरू करें, देखते हैं भाई किसमें कितना है दम, है ना। सही, बहुत सही, बहुत सारे बच्चों को समझ आ गया। देखो इसमें क्या गिवन है कि भाई पीए ग्रेटर देन पीबी, इसका क्या मतलब है, पीएच स्केल पे पीबी, पीए का नंबर पीबी से ज्यादा है। इमेजिन करो अगर पीए ज्यादा है तो पीए 9 पे है और अपना पीबी 4 पे है, तो एसिडिक कौन सा हुआ, 4 वाला, है ना बात। तो इसका मतलब जिसका पीएच स्केल नंबर जितना कम वो उतना ज्यादा एसिडिक, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर विल बी बी। जिन जिनने बी उत्तर दिया था वो बिल्कुल सही थे। इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आते हैं। ये क्या है पीएच स्केल, ये क्या है इंडिकेटर, जितना ज्यादा पीएच स्केल का नंबर होगा उतना कम एसिडिक होगा, उतना ज्यादा बेसिक होगा। तो इस चीज को आपको याद रखना है, बहुत बार ये सवाल हमारे एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है मित्रों, तो ऐसी ऐसी बातों को हमें याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। तो अब इंडिकेटर्स की बात कर रहे थे हम तो देखना दोज केमिकल सब्सटेंस विच हेल्प टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द केमिकल, मतलब यार जो नेचर बताते हैं ना केमिकल का, जैसे कि आपका जो एप्पल है वो एसिडिक होता है नेचर में, आपका जो टमाटर है वो एसिडिक होता है नेचर में, बट आपका जो सोप है वो बेसिक है। तो कौन बता रहा है, कोई साइंटिस्ट आके बोल रहा है अरे सुन ये एसिडिक है, ये बेसिक है, ये एसिडिक है, अरे नहीं, उन पे टेस्ट होते हैं। टेस्ट किससे होते हैं, इंडिकेटर से। तो इंडिकेटर बताते हैं। तो देखो आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से आपको जो इंडिकेटर्स पढ़ने हैं वो इतने टाइप के हैं, ये सारे इंडिकेटर्स आपको पढ़ने हैं। देखो देखो ये जो इंडिकेटर्स हैं ये सारे आपको पढ़ने, एंड मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहले रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिर है टर्मरिक, फिर है फिनोप्थिलीन, फिर है मिथाइल ऑरेंज, और इन पांचों पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसका मतलब पांचों में से एक भी नहीं आप छोड़ सकते, आपको याद रखना है। क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन जैसे अभी आपको लिटमस पेपर का तो बहुत सिंपल है, आपको पता है कि अगर मैं रेड लिटमस पेपर पे बेस डालूंगा, अगर मैं बेस डालूंगा तो कलर क्या हो जाएगा, टर्न्स ब्लू हो जाएगा। आपको पता है अगर मैं ब्लू लिटमस पे एसिड डालूंगा तो रेड हो जाएगा। बट क्या आपको इन तीनों के पता है, इन तीनों के भी क्वेश्चन आते हैं। टर्मरिक में अगर मैं एसिड डालूंगा तो वो बदलेगा नहीं, बट अगर मैं टर्मरिक में क्या डालूंगा, बेस, तो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखो फिनोप्थिलीन, फिनोप्थिलीन में अगर मैं एसिड डालूंगा तो कलरलेस हो जाएगा, कोई कलर नहीं रहेगा, कलरलेस। और अगर मैं उसमें बेस डालूंगा तो पिंक कलर का हो जाएगा। उसके अलावा लास्ट है मिथाइल ऑरेंज, और मिथाइल ऑरेंज रेड हो जाता है एसिड से और बेस से येलो।
अब क्वेश्चन कैसा पूछा गया था मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन ऐसा आया था कि फिनोप्थिलीन के लिए कि अ सब्सटेंस, देखना मैं आपको बताता हूं कैसा क्वेश्चन आएगा। अभी आपने टेबल नोट कर ली, इधर ही चलो, इधर ही आपको क्वेश्चन लिख के दिखा देता हूं। आया था दो सब्सटेंस हैं एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स एंड वाई। एक्स को जब मैंने फिनोप्थिलीन से टेस्ट करा तो भाई उसने ना कलरलेस कर दिया, कलरलेस कर दिया, कलरलेस। और जब मैंने वाई को टर्मरिक से टेस्ट करा, जब मैंने वाई को टर्मरिक से टेस्ट करा तो उसके अंदर भाई कोई चेंज नहीं आया, नो चेंज। तो अब ये बताओ कि एक्स और वाई के नेचर क्या है, एक्स और वाई का नेचर क्या है, एसिडिक या बेसिक, आपको ये बताना था। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो पाता, जब आपको पता था कि भाई फिनोप्थिलीन की प्रॉपर्टी क्या होती है, टर्मरिक की क्या प्रॉपर्टी होती है। अगर आपको ये याद नहीं होता तो क्या ये क्वेश्चन हो पाता, नहीं हो पाता। अच्छा अभी इसका आंसर बता दो, एक्स क्या होगा और वाई क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है, टेबल से अब तो दिख ही रहा है कि एक्स भी एसिडिक होगा और वाई भी एसिडिक होगा, वेरी सिंपल। ठीक है, तो यार मैं यहाँ पर ना आपको केवल बोर्ड्स एग्जामिनेशन के लिए तैयार नहीं करना चाहता, मतलब बेसिकली एम तो वही है, बट मैं आपको चाहता हूँ कि यार आप ना थोड़ा लॉजिकल सोच पाओ, क्योंकि जिंदगी में जितना आप लॉजिकल सोचोगे उतना ज्यादा आपके बाद में जाकर काम आएगा। क्योंकि अगर आप आज ये पढ़ लोगे टेबल एंड आप समझोगे नहीं बस मैंने रट ली भैया पता नहीं क्या काम था इसका, काम भी तो समझो। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लॉजिक लगाना सीखो, जितना ज्यादा लॉजिक लगाना सीखोगे ना मेरे मित्र उतनी ज्यादा लाइफ आसान होती जाएगी। जितना तुम कम रटोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। एजुकेशन सिस्टम इज चेंजिंग, अब जो जितना रटेगा वो उतना नीचे जाएगा, चीजों को समझना स्टार्ट करो। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो अब एक और इंडिकेटर है जिसको हम बोलते हैं ओल फैक्ट्री इंडिकेटर, ये भी आपके एनसीईआरटी के अंदर है। अब देखो ओल फैक्ट्री, इसको याद करने का एक तरीका बताता हूँ। ओल फैक्ट्री, फैक्ट्री क्या होती है, फैक्ट्री से धुआं आती है, फैक्ट्री से धुआं आती है तो हमें पता है। तो जो धुआं होती है उसको स्मेल कर पाते हो ना, धुआं से आपकी जो स्मेल पावर होती है वो खराब सी हो जाती है, आपको गंदी गंदी स्मेल आने लगती है। तो याद रखना जब भी नाम आ जाए ओल फैक्ट्री इंडिकेटर तो दैट विल बी रिलेटेड टू स्मेल, दैट विल बी रिलेटेड टू स्मेल, या फिर हम अगर उसको साइंटिफिक भाषा में बोले तो ओडोर। क्या होता है ओडोर, क्या होता है ओडोर, ठीक है। तो हमारा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जो कि अपनी ओडोर को बदल लेते हैं, जो कि अपनी स्मेल को बदल लेते हैं जैसे ही हमारा एसिडिक या फिर बेसिक मीडियम आता है। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कौन से इंडिकेटर्स हैं, जो कि अपनी स्मेल को बदल लेते हैं, जो कि अपने ओडोर को बदल लेते हैं जैसे ही उसमें एसिडिक या बेसिक सब्सटेंस आता है। तो ये एक अलग तरीके के इंडिकेटर है जो कि आपके एनसीईआरटी में पढ़ने तो हमें है ही, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, वनीला, अनियन, ठीक है, वनीला और अनियन, ये आप एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़े, नोट डाउन कर लिया इसको, नोट डाउन करते चलना, कुछ भी छोड़ना नहीं है ना, कुछ भी नहीं छोड़ना, कुछ भी नहीं छोड़ना, नोट डाउन करते चलना भाई। आई नो थोड़ा सा लंबा चैप्टर हो सकता है ना, बट आपको मैं करा दूंगा, 1.5 से 2 घंटे के अंदर करा दूंगा, 2 घंटे से ऊपर तो नहीं जाएगा, ये मेरी आपसे गारंटी है, टेंशन की बात नहीं है। अब देखो लास्ट आता है अपना यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, जो सारे यूनिवर्स को इंडिकेट करता है, अरे नहीं नहीं, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, दो सब्सटेंस विच not only detect nature of the other chemical but also determine their acid and basic strength। यूनिवर्सल इंडिकेटर वो नहीं होता, बच्चों को लगता है, मैंने बहुत स्टूडेंट से बात करी है, मैंने उससे पूछा कि व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर, भैया जो कि सारे सब्सटेंस को बता दे कि एसिडिक है बेसिक है। अरे मूर्ख नहीं, यूनिवर्सल इंडिकेटर केवल एसिडिक या बेसिक नेचर नहीं बताता, वो आपको बताता है कि कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है, मतलब स्ट्रेंथ भी बताता है। इस वजह से उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। और उसका बेस्ट एग्जांपल है पीएच पेपर, जिसके बारे में हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं 1 से लेकर 14 तक, और उस पर हम न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन आया हुआ है वो भी हम कर चुके हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, जो कि बेसिक और एसिडिक स्ट्रेंथ भी बताता है। ये बात याद रखना, ज्यादा लोगों को बतानी नहीं होती है, क्योंकि बोर्ड में बच्चे डेफिनेशन उल्टी फुल्टी लिख के आते हैं और उनके नंबर कट जाते हैं। बट तुम पढ़ रहे हो तो ये वाली डेफिनेशन लिखना, नंबर पूरे आएंगे, ठीक है। चलो चलिए, बहुत सही हो गया, नोट हो गया, अरे क्या बात है, अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा जी, अच्छा जी, इतना टाइम हो गया तो एक बार पूछ ही ले, पूछ लें, चलो बता दो यार, बता दो यार, जोश मीटर कैसा है, जोश मीटर क्या चल रहा है भाई।
जोश मीटर कैसा चल रहा है, खत्म हो गया क्या, टाटा बाय बाय गुड बाय हो गए क्या, बस इतना ही दम था क्या? अगर इतना ही दम था तो रोज रात को क्यों सपने देखता है 10th के अंदर 98 लाने का? अगर इतना ही दम था तो ड्रीम क्यों देखी? अगर इतना ही दम था तो मेहनत करना बंद कर दे, बंद कर दे, क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर तुझे वो सपना पूरा करना है तो। केवल सपने देखने से कुछ नहीं होता, सपने को जीना पड़ता है और जीने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। चलिए, तो जोश मीटर में अपनी वैल्यू लिख दो फटाफट से एंड हम आगे बढ़ते हैं। चलो, तो ये मैंने आपको समझा दिया कि इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। पीएच क्या होता है ना, वो सारे उसका बता देता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो जैसे हमारा जो स्टोमक का जो एसिड होता है, जो हमारे अंदर पेट के अंदर जो एसिड होता है, उसकी पीएच पता है कितनी होती है? उसकी पीएच होती है 1। इसका मतलब बहुत ज्यादा एसिडिक, हद से ज्यादा एसिडिक, बहुत ज्यादा एसिडिक। और जो हमारा वाटर होता है ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स न्यूट्रल होता है। ठीक है, जो हमारा और कुछ भी मान लो सोप होता है, वो हमारा क्या होता है? बेसिक होता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं कि भाई अलग अलग जो डेली लाइफ के जो एग्जांपल्स हैं वो एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, वो हमने यहाँ पर टेबल में आपके लिए लगा दिए हैं सबके। ठीक है, तो वैसे इसका कोई काम नहीं है, बट आपको बस दिखा रहा हूँ कि डेली लाइफ के एग्जांपल कौन कौन से एसिडिक होते हैं, कौन कौन से बेसिक होते हैं। टमाटो, सोडा, लेमन, कॉफी, ये सारी चीजें जो है ना आपकी, ये एसिडिक कैटेगरी में आती हैं। इस बात को आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताता हूँ। एक फैक्ट ऐसा है कि यार आपको जो आपका रेन वाटर होता है ना, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं यार रेन वाटर एसिडिक होता है बेसिक होता है? तो याद रखना, रेन वाटर जो होता है वो 99% चांसेस है कि वो एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि आपके एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे सल्फर, नाइट्रोक्साइड, तो वो मिल जाती है और उसकी प्रॉपर्टीज को एसिडिक बनाता है। ऊपर से जो बारिश हो रही होती है ना, वो तो न्यूट्रल ही होती है, बट नीचे आते आते वो एसिडिक हो जाती है। तो इस बात को आपको याद रखना है कि जो अपनी रेन वाटर होती है वो भी एसिडिक होती है, हल्की फुल्की, है ना। और आपने पढ़ा होगा आगरा के अंदर वो होता है एसिडिक रेन, जिसकी वजह से ताज महल जो है उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो ये सब चीजें तो आपको पता होंगी, बेसिक नॉलेज। चलो एक प्रोसेस पढ़ते हैं न्यूट्रलाइजेशन का। न्यूट्रलाइजेशन, अरे बेवकूफ, अभी तो बताया था। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? अरे कुछ नहीं होता न्यूट्रलाइजेशन। एसिड प्लस बेस जब मिलते हैं तो सॉल्ट और वाटर बताते हैं, सॉल्ट बनाता है वाटर बनाता है, उसी प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। मैंने आपको बता चुका हूं कि सॉल्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एसिडिक, एक होता है बेसिक। एक होता है एसिडिक, एक होता है बेसिक, बता रखा है मैंने। और वो कैसे पता चलता है? जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो भाई न्यूट्रल बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। बट जब मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो क्या बनेगा? एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट। और जब मेरा वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या बनेगा? बेसिक सॉल्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका तो आपको थोड़ा आइडिया लग ही गया होगा। अगर एक पावरफुल व्यक्ति है, जो आपका कोई दोस्त है जो बॉडी बिल्डर, बॉडी बॉडी बना रखी है, और उस बॉडी बिल्डर को एक सामने छोटे से प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे के सामने खड़ा कर दो, तो जीतेगा कौन? अरे ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रॉन्गर वन जीतेगा। तो जीतेगा कौन? सॉल्ट किसका बनेगा? एसिडिक वाले का बनेगा। और अगर ये जो छोटा बच्चा था ये बड़ा हो गया और ये इससे भी ज्यादा तगड़ा बन गया, तो अब कौन जीतेगा? अब भाई बेसिक जीतेगा, अब वो छोटा बच्चा जीतेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, दिस इज वेरी सिंपल, है ना। होपफुली इसमें किसी को कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, ये तो एक मीम है, इस मीम को रहने देते हैं। इस मीम का आपके अभी कोई काम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलो, वैसे आजकल ना बहुत इंस्टाग्राम पे आजकल बहुत मीम देखते हैं साइंस वाले, तो मैं भी देख के मेरे को भी अच्छा लगता है कि यार बच्चे चलो साइंस के मीम भी आजकल पसंद कर रहे हैं। वरना आजकल तो वो टिकटॉक विकटॉक के स्टार्स ही बस नाच, इंस्टाग्राम पे पहले जब आया था ना इंस्टाग्राम रील ऑप्शन, तो सारे के सारे बस वही नाच गाना वाच गाना चलता रहता था। बट हाँ, अब देखा तो मेरे को भी लगा कि अच्छी चीज़ है कि साइंस वाले मीम चल रहे हैं और लोगों को क्यूरियोसिटी है जानने के लिए, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। चलो अब देखो बात करते हैं पीएच ऑफ सॉल्ट। अब पीएच ऑफ सॉल्ट कुछ भी नहीं है, एक चीज याद रखना, अगर मेरी सॉल्ट एसिडिक है तो ऑब्वियस सी बात है उसका पीएच क्या होगा? उसका पीएच 7 से कम होगा। देखो, अगर मेरी एसिडिक सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है, तो उसका पीएच क्या होगा? 7 से क्या होगा? कम होगा। तो 7 से क्या होगा? लेस देन होगा। 7 से क्या होगा? लेस देन होगा। अगर मेरी बेसिक है, बेसिक सॉल्ट है, तो उसका क्या होगा? पीएच ग्रेटर देन 7 होगा। और अगर मेरी बिल्कुल न्यूट्रलाइज्ड रिएक्शन हुई है, अगर मेरा जो सॉल्ट बना है वो न्यूट्रलाइज्ड है, ना एसिड है ना बेसिक है, न्यूट्रल है, तो क्या होगा? तो भाई 7 होगा पीएच। तो ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है, आपको चीज समझ आई गई होगी, तो ज्यादा इसको नोट करने की समस्या है नहीं।
ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्या है? अगला है सम इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स। अब देखो, अब आ रहा है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें से क्वेश्चन आने की चांसेस, मतलब ये जो चार चीजें हैं ना, चार नहीं पांच, इनमें से आपका एक सवाल तो आएगा ही आएगा, मतलब वन क्वेश्चन तो श्योर, वन क्वेश्चन डन है, पक्की बात है। मतलब आपके इसमें 3 नंबर का या फिर 4 नंबर का, 5 नंबर का एक सवाल तो आएगा, पक्की बात है, फॉर श्योर है। और ये चीज मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को प्लीज ढंग से देखना, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ठीक है, करें शुरू। चलो तो बात करते हैं कॉमन सॉल्ट की। कॉमन सॉल्ट क्या होता है? NaCl, जो हम घर में खाते हैं NaCl ही तो होता है। दूसरा क्या है? ब्लीचिंग पाउडर, अभी इसके बारे में लिखवाता हूँ। अगला क्या है? बेकिंग सोडा। अगला क्या है? वॉशिंग सोडा। अगला क्या है? पीओपी। पीओपी क्या होता है? पीओपी आपके घर में आपने सुना होगा, आपके पापा या मम्मी बात करते हो, पीओपी करा लेते हैं घर के अंदर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी लगती है घर के अंदर, आपने शायद सुना होगा। थोड़ा हार्ड मटेरियल होता है पीओपी, हाँ तो बस वही वाली पीओपी। अब बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉमन सॉल्ट से। भैया क्या है कॉमन सॉल्ट? अरे घर में नमक खाते हो ना, उसके बारे में क्या बात करें भैया, उसकी रिएक्शन पढ़ लेते हैं कि कॉमन सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है, कॉमन सॉल्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। चलो यार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक रिएक्शन भी पढ़ेंगे, जल्दी आ जाओ। कॉमन सॉल्ट, अब देखो, आपको पता है कॉमन सॉल्ट होता क्या है? NaCl। अब जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी बहुत प्यारी है। देखो एक्टिविटी को थोड़ा सा जूम इन करता हूं और आपको दिखाता हूं। एक्टिविटी में क्या दे रखा है? एक्टिविटी में बोला है कि 2 रॉड लगा दी। देखो इसके अंदर क्या करा, बीकर के अंदर पानी डाला, बीकर के अंदर पानी डाला, पानी के अंदर मैंने क्या करा, पानी के अंदर मैंने NaCl डाला, मैंने क्या डाला? नमक डाला। मैंने पानी कर लिया, पानी के अंदर मैंने नमक डाला। उसके बाद मैंने 2 रॉड लगा दी, 2 रॉड लगा दी, आपने साइंस के अंदर पढ़ा होगा, 2 रॉड लगा दी, है ना? ये गई एक और ये गई 2 रॉड, ये एक है ये दूसरी रॉड है, 2 रॉड लगा दी। एक है मेरा अनोड, एनोड, और एक है मेरा कैथोड, है ना? एक है मेरा एनोड, एक हो गया मेरा कैथोड। अब हुआ क्या, मैंने यार इस रॉड में इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, यहां पर मैंने बैटरी जोड़ दी, यहां पर मैंने बैटरी जोड़ दी। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अरे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, आ रही है आ रही है आ रही है आ रही है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो जो NaCl है और जो H2O है वो ब्रेक डाउन होने लगेगा, ब्रेक डाउन होने लगेगा। ये जो पानी के अंदर आपने नमक मिला है, ये ब्रेक डाउन होने लगेगा, टूटने लगेगा, टूटने लगेगा। एनोड साइड पर अट्रैक्ट हो रहे होंगे, है ना? एनोड साइड पे क्या हो रहा होगा? अपनी नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट हो रही होंगी, कैथोड पे पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट हो रही होंगी, इधर से इधर, इधर का इधर। और अगर आपने कुछ टाइम तक ये वाले रिएक्शन को चलने दिया, NaCl और H2O का ब्रेकडाउन होने दिया, तो पता क्या फॉर्म होगा? तो बताता हूं, तो पता क्या फॉर्म होगा? तो इस रिएक्शन से सबसे पहली जो चीज फॉर्म होगी वो होगी क्या? सबसे पहली जो चीज फॉर्म होगी वो क्या होगी? वो है हमारा NaOH, एक्वस। एक्वस का मतलब क्या है? पानी के अंदर मिला हुआ, NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरी क्या चीज फॉर्म होगी? वो होगी क्लोरीन गैस, और तीसरी हाइड्रोजन गैस। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि यार अगर मैंने एक कैथोड एनोड को पानी के अंदर डाला और उस पानी के अंदर नमक मिला दिया। अच्छा, जब भी हम पानी के अंदर नमक मिलाते हैं तो उस सोल्यूशन को हम बोलते हैं क्या? ब्राइन सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? ब्राइन सोल्यूशन। यहां पर लिखा भी हुआ है ब्राइन सोल्यूशन, ठीक है। ये क्या होता है? NaCl के अंदर वाटर मिलता है तो उसको हम ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में हुआ है, जब भी हम ब्राइन सोल्यूशन के अंदर रॉड डालते हैं और इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो एक गैस रिलीज होती है जिससे कि अजीब सी स्मेल आती है। ऐसा क्यों होता है? तो उसका आंसर है क्योंकि उस गैस का नाम है क्लोरीन, और क्लोरीन से थोड़ी पंजेंट टाइप की स्मेल आती है। तो याद रखना, जब भी हमारा NaCl H2O से मिलता है तो NaOH बनाएगा, Cl2 बनाएगा, H2O। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ब्राइन सोल्यूशन का ब्रेकडाउन की रिएक्शन है एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो जब तक मैं पानी पी लेता हूं। चलो।
चलो आई गेस कि कर लिया होगा नोट, आगे बढ़ा जाए। अच्छा, नोट्स वैसे आपको मिल जाएंगे, बट मैं तो आपको बोलता हूँ, प्रेफर मैं आपको हमेशा करता हूँ कि नोट्स साथ साथ में बनाना। अच्छा, जितना हम पढ़ा रहे हैं वो एनसीईआरटी के लिए इनफ है, वो आपके बोर्ड्स के लिए इनफ है। उसके अलावा जो चीज आपको प्रैक्टिस करनी है वो मैं आपके लेक्चर के एंड में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आगे बात करते हैं किसकी, यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो वहां से फॉर्मेशन किसकी हुई, NaCl ब्राइन सोल्यूशन से फॉर्मेशन किसकी हुई, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH बाहर आया। तो उसका यूज क्या है, उसका यूज क्या है, यूज देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इन इट्स प्योर फॉर्म विच इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। याद रखना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, वो व्हाइट क्रिस्टल के फॉर्म में होता है और वो ओडोरलेस होता है, मतलब उसमें कोई स्मेल नहीं होती, नो स्मेल। ये आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर दिख भी रहा है कि यहाँ पर रखे हुए हैं ऐसे गोले गोले से, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलो आगे बात करते हैं। तो होता क्या है ना, जब NaCl को H2O से मिलाया तो ये बन के आया। तो इसका यूज क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये हम कर क्यों रहे हैं, वाई वी आर डूइंग दिस। साइंटिस्ट को क्या मजे आ रहे थे, साइंटिस्ट ने बोला कि सॉल्ट को पानी में मिला के ब्रेक डाउन करते हैं, उनके मन में आया। ऐसा नहीं होता, यूज होता है तभी तो करेंगे, ऐसे ऐसे कैसे कर देंगे। तो यूज क्या है, पहला क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट। हाँ या ना बोल मित्र। अरे भाई NaOH, NaOH इज अ बेस। बेस कहां काम आएगा, बेस काम आएगा सोप और डिटर्जेंट। दूसरा पेपर मेकिंग के में अंदर भी काम आता है, और तीसरा यूज इन आर्टिफिशियल फाइबर्स, आर्टिफिशियल फाइबर्स के भी काम आता है। ये तीनों यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत बार सवाल आया है। सबसे पहले तो सवाल आया कि NaOH जो होता है उसका ब्राइन सोल्यूशन से फॉर्मेशन कैसे होता है, उसमें तुम्हें रिएक्शन लिखोगे और उस प्रोसेस को एक्सप्लेन करोगे, वो जो मैंने अभी आपको दिखाया ऐसे 2 रॉड डिप करने वाला प्रोसेस। उसके बाद उसके यूजेस क्या होते हैं, तो उसके यूजेस ये 3 होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन these are really very important, ठीक है। सही, सही, आगे बढ़े, चलो आगे चलते हैं। अगला क्या है, अगला क्या है हमारा, यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। देखो अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोजन भी बाहर आ रहा है, उसका क्या काम है, उसका काम क्या है, हाइड्रोजन गैस का क्या काम है, हाइड्रोजन तो वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन तो फ्यूल है। तो हाइड्रोजन कहां काम आता है, यूज्ड एज अ फ्यूल। हाइड्रोजन गैस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपको पता है आज से कुछ साल बाद ना हाइड्रोजन पे बहुत सारी चीजें चलने वाली हैं। हाइड्रोजन गैस का यूटिलाइजेशन देख रहे हैं जिससे कि हमारी गाड़ी वगैरह सब कुछ चल पाए। तो हाइड्रोजन इज द की। आगे आने वाली फ्यूचर में लोगों को ऐसा लगता है कि सोलर चलेगा, जो आपका सोलर टाइप का जो आजकल चलता है ना, कुछ गाड़ियां बन रही है जिसके अंदर सोलर पैनल ऊपर लग जाते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, जहां तक मुझे नॉलेज है, हाइड्रोजन इज द की। हाइड्रोजन फ्यूल की तरह काम होने वाला है एंड बहुत ज्यादा, मतलब सारी चीजें हाइड्रोजन पे हो जाएंगी, पेट्रोल वेट्रोल सब चला जाएगा, ठीक है। चलो, यूज्ड एज अ फ्यूल। सेकंड क्या है, यूज्ड इन अ क्या, क्या भाई, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, एक फोन बजने लग गया, एक कॉल आई है, जस्ट अ मिनट, फोन को थोड़ा सा साइलेंट कर लेते हैं, एक मिनट। चलो हो गया साइलेंट, हाँ। हाँ कहाँ थे हम, यूज एज अ फ्यूल एंड यूज एज द क्या, मार्गरीन, ठीक है, मार्गरीन। तीसरा क्या है, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर। अब ये जो H है, ये जो हाइड्रोजन है, ये क्या है ना, अमोनिया बनाने के भी काम आता है। अमोनिया, और अमोनिया किस में काम आता है, अमोनिया फर्टिलाइजर्स में काम आता है। तो अगर आपको ये 3 याद भी नहीं रहते, इसका मेजर यूज तो यही है, इसका मेजर यूज तो यही है। अगर आपको ये भी याद रहता है तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज निकल रही थी, क्या, क्लोरीन। क्लोरीन क्या काम होती है, स्विमिंग करने जाते हो, आपके स्कूल में स्विमिंग पूल है, तो उनको क्लोरीन से साफ करा जाता है, आपको पता होगा। क्लोरीन डाला जाता है आपके वाटर के अंदर ताकि वो एकदम क्लीन हो जाए वाटर। उसके थोड़े हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं हमारी बॉडी पे, बट डाला जाता है ताकि आपका वाटर क्लीन हो पाए। तो यार यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट सबसे पहले, उसके बाद स्विमिंग पूल्स के अंदर डाला जाता है। उसके अलावा क्या है, PVC, और हमारा क्या है, डिसइंफेक्टेंट्स, और क्या है हमारा CVC। अच्छा ये CVC क्या होता है, किसी को पता है, CFC, सॉरी CVC नहीं CFC, ये क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के भी काम आता है। और आगे क्या है, पेस्टिसाइड्स। तो जो क्लोरीन है ना एज अ गैस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस किस को आता है, एक बार कमेंट में लिखना क्या चीज है। वैसे आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, बट ऐसे ही आपसे पूछ रहा हूं कि CFC किस किस को पता है कि क्या क्या चीज है। तो होपफुली यहां तक सब कुछ क्लियर होता चल रहा होगा।
अगर कोई भी डाउट है तो फटाफट से पूछ लो। आई होप कि यहाँ तक एकदम क्लियर चल रहा होगा। जो भी बच्चे फालतू की स्पैमिंग कर रहे हैं चैट के अंदर, उनसे बस मेरी एक विनती है, एक बार अपने घर वालों से, अपने माता पिता से पूछना कि वो आपकी एजुकेशन के लिए कितना पैसा लगा रहे हैं। उनसे एक बार पूछना कि वो कितनी मेहनत करते हैं। उनसे एक बार पूछना कि वो रात को कितनी लेट तक आते हैं घर पे, ज्यादा काम करते हैं क्यों? ताकि आपकी पढ़ाई पूरी हो पाए, आपको इंटरनेट मिल पाए, आप इस इंटरनेट का यूज करके पढ़ाई की वीडियो देखो, ना कि स्पैमिंग करो, ना कि फालतू कमेंट लिखो। तो प्लीज यार, अभी समय, आई नो ये 10वीं कक्षा एक ऐसी कक्षा होती है जिसमें कि हमारे हॉर्मोन्स बहुत चार्ज अप होते हैं एंड हमें लग रहा होता है कि जो आता है हमें आता है, ये टीचर ये मास्टर थोड़ी ना कुछ है, ये तो सब फालतू है। तुम्हारे टाइम पे मैं भी ये करता था, बट मेरे को कोई समझाने वाला नहीं था। कुछ सालों बाद सेल्फ रियलाइजेशन होगा, जब जिंदगी के उस मोड़ पे होगे, तब तुम्हें होगा कि यार काश उस टाइम पर कर लिया होता, काश उस टाइम पर कर लिया होता। तो अभी भी समय, मर्जी तुम्हारी है। चलो, है ना, आगे बढ़ते हैं। क्या भाई, यूजेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl का यूज। वैसे देखो HCl के यूजेस क्या होते हैं, HCl का कुछ यूजेस बता रहा हूं मैं। HCl एक तो क्लीनिंग स्टील, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट HCl का यूज है कि भाई स्टील को साफ करने के काम आता है। स्टील जो होता है ना, उससे ना अगर उसमें कुछ आ जाता है, जंग वगैरह टाइप का कुछ, तो वो हटता नहीं है, तो उसमें HCl डालेंगे तो वो क्लीन हो जाता है। उसके अलावा अमोनियम क्लोराइड बनाने के काम आता है, और मेडिसिन और कॉस्मेटिक के काम आता है। अब ये जो यूजेस ऑफ ब्लीच है, इसको भी हटा दो, क्योंकि अभी हम ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम ये पढ़ लेंगे। बट HCl के जो यूजेस हैं वो तो तुम्हें याद रहने चाहिए, क्लीनिंग स्टील, अमोनियम क्लोराइड, मेडिसिन और कॉस्मेटिक। चलो देखो, मैं आपको बताऊं, यूजेस का एक क्वेश्चन आ सकता है, बट बहुत छोटा आएगा, 1 या 2 नंबर का आएगा, ज्यादा नंबर का नहीं आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। अब आ रहा है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर सबने देखा है, देखा है क्या? ब्लीचिंग पाउडर ऐसे पैकेट में आता है, ब्लीचिंग पाउडर करके, देखा है क्या किसी ने? ब्लीचिंग पाउडर करके आता है ना, डिसइंफिकेंट लिखा आता है ऊपर, आपने शायद देखा होगा आपके घरों में, आपकी मम्मी को पता होगा शायद। ठीक है, आगे बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है ना, वो देख के डरना नहीं है किसी को भी, है ना, क्योंकि बहुत बच्चे डर जाते हैं देखकर। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखो, कैल्शियम क्लोराइड हमें पता है CaCl2, बट बीच में एक ऑक्सीजन आ जाता है, तो नाम क्या हो जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ये आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। अच्छा, अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई फॉर्म कैसे होता है, फॉर्म कैसे होता है, एक चीज बता, ये जो है ना ब्लीचिंग पाउडर, ये बनता कैसे? तो आपको क्या बताना है, देख, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लो, CaOH2 लो, और क्लोरीन गैस करो, क्लोरीन गैस पास करो, क्लोरीन गैस पास करो। जैसे ही उसमें से क्लोरीन गैस पास होगी तो क्या होगा, CaOCl2 बनेगा और H2O बाहर आ जाएगा। H2O क्या होगा, H2O बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ आया। अगर आपको ये समझ नहीं आता तो एक शॉर्ट एग्जांपल में समझना, ये क्या है, बेस, ये क्या है, बेस, और Cl2 क्या होता है, एसिडिक इन नेचर। बेस प्लस एसिड क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ऑब्वियस सी बात है, रिएक्शन कितनी सिंपल है। तो वो जो मैंने आपको पहले पढ़ाई थी ना चीजें, कि एसिड बेस क्या बनाते हैं, मेटल और एसिड क्या बनाता है, वो सारी चीजें यहाँ पर ऐसे काम आ रही हैं। तो अगर आपको रिएक्शन याद भी नहीं होती तो भी आप रिएक्शन बना सकते थे। COH2 प्लस Cl2 इक्वल्स टू CaOCl2 प्लस H2। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो। तो अब देखो क्या लिखा है यहाँ पर कि इसका यूज क्या है, ये ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या है। इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज, कि भाई कॉटन को ब्लीच करने के काम आता है। ये तो हमने बहुत जगहों पे पढ़ा होगा कि ब्लीचिंग कॉटन के काम आता है ब्लीचिंग पाउडर। उसके अलावा क्या आता है, इट इज यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि इस पर पता क्वेश्चन आया था, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये था कि मतलब आपको डायरेक्टली गिवन नहीं था कि ब्लीचिंग पाउडर, आपको गिवन था a substance that is used as a oxidizing agent in a chemical industry, और उसमें लिखना था कि ये सब्सटेंस कौन सा है। तो अगर आपको नहीं पता होता कि ब्लीचिंग पाउडर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन अ केमिकल इंडस्ट्री, आप नहीं कर पाते। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि कौन सा सब्सटेंस है जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज करता है, और उसका फॉर्मूला लिखो। तो क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। कैसे फॉर्म होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Cl2 निकलता है और ये दो चीजें बनती हैं। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। और लास्ट इसका पॉइंट है, इट कैन बी यूज्ड एज अ डिसइंफिकेशन ऑफ द वाटर, बट इसका कोई काम नहीं है, ये ज्यादा आपके काम नहीं आएगा।
क्यों? क्योंकि यार ये इसलिए काम कर रहा है ऐसा क्योंकि इसके अंदर क्लोरीन का प्रेजेंस है। जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट नहीं सॉरी, मेटल के अंदर या फिर जिस भी कंपाउंड के अंदर क्लोरीन होगा तो वो पानी साफ करने के काम तो आएगा ही आएगा। क्लियर है? कोई डाउट, कोई समस्या ब्लीचिंग पाउडर में? चलो अब बात करेंगे बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा। वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, वो वाला नहीं, दूसरा। अब ना दो चीजें लिखता हूं, है ना, और मेरे को आप बताना। Na2CO3 NaHCO3, ठीक है? ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये दो चीजें। इनमें से एक जो है ना वो तो है वॉशिंग सोडा, है ना। अब आप बताओ कि इन दोनों में से कौन सा वॉशिंग सोडा होगा? बताओ बताओ, सोचो। अच्छा, जिन जिनको आता है वो तो लिख ही देंगे चैट के अंदर, बट ऐसा ना करो। एक मिनट जरा, मैं चैट को एक बार, एक मिनट जरा, मैं चैट को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, मेरे को इतनी दूर से दिख नहीं रहा है। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। चलो देखो, एक क्या बोल रहा था मैं, एक तो है वॉशिंग सोडा और दूसरा एक है बेकिंग सोडा। अब आप बताओ कौन सा है? एक है बेकिंग सोडा। और ये चीज ना बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर। देखो मेरे मित्र, आपको एक ट्रिक बताता हूं, एक ट्रिक बताता हूं। NaHCO3 के अंदर हाइड्रोजन आ रहा है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। एक चीज बताओ, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से आपको क्या क्लिक होता है? हाइड्रोजन से भैया मुझे क्लिक होता है वाटर, H2O। H2O का मतलब है पानी, पानी, पानी। वॉशिंग के अंदर पानी का काम होता है, वॉशिंग के अंदर पानी का काम होता है। तो याद रखना भाई, जो H है ना वो वॉशिंग में मैच नहीं होगा कभी भी। उल्टी रिवर्स साइकोलॉजी से हमें गेम चलाना है। यहाँ पर याद करने का छोटा सा तरीका बता रहा हूं, वैसे मैं आपको मैच करूंगा तो ये होता है, ये होता है, बट मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं अगर आप कंफ्यूज हो कभी भी तो याद रखना है। NaHCO3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का काम होता है H2O में, H2O है वाटर। वाटर कहां यूज होता है? वाटर यूज होता है वॉशिंग वाले में। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई ये वाटर में तो जाएगा नहीं, कहां जाएगा? बेकिंग में, क्योंकि वाटर के पास तो ऑब्वियस सी बात है वॉशिंग है, वहां तो वॉशिंग ऑलरेडी है, तो उसे वाटर की क्या नीड? वाटर कहां जाएगा? बेकिंग में। एक ट्रिक है याद करने की अगर कंफ्यूज होते हो। दूसरा क्या बचता है? दूसरा अपना ये बचता है, तो ये कहां जाएगा? ये ऑब्वियस सी बात है, ये अपना वॉशिंग में जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, नो हाइड्रोजन, नो हाइड्रोजन। तो एक ट्रिक बताइए मैंने आपको याद करनी की, बाकी आपके छोटे छोटे मेथड होंगे वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, बट कंफ्यूज नहीं होना। Na2CO3 इज अ वॉशिंग, NaCO3 इज अ बेकिंग। इस बात को आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो तो अब पहला क्वेश्चन आता है कि जो बेकिंग सोडा होता है ना NaCO3, वो फॉर्म कैसे होता है? हाउ डज इट फॉर्म? एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, तो समझेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सॉल्ट लेंगे, उसको पानी में मिलाएंगे, मतलब ब्राइन सोल्यूशन। याद आया? ब्राइन सोल्यूशन, ब्राइन सोल्यूशन NaCl+H2O, ब्राइन सोल्यूशन। तो हमने क्या लिया? ब्राइन सोल्यूशन लिया। ब्राइन सोल्यूशन में से हमने क्या करा? अमोनिया को पास कराया NH3 और CO2 को पास कराया। याद रखना, ब्राइन सोल्यूशन में अमोनिया पास करानी है और CO2 पास करानी है, तो हमारा क्या बनेगा? NH4Cl प्लस NaHCO3। तो ये क्या बन के आ गया? ये हमारा बन के आ गया बेकिंग सोडा। ठीक है, घरों में बहुत जगह यूज होता होगा बेकिंग सोडा, जब आपको पकोड़े वकोड़े कुछ बनाने होते होंगे उस समय यूज होता है ना। आई एम नॉट श्योर, बट हाँ यूज होता तो है, मेरे घर में भी है ना, बट हाँ कहाँ यूज होता है उसका मेरे को इतना आइडिया नहीं है, बट हाँ होता है। चलो तो NaCl आप ये समझ गए कि कैसे फॉर्म होता है। ये रिएक्शन याद होनी चाहिए मित्रों, ऐसा नहीं है कि भैया ये सब याद करना है, हाँ याद करना है। और बहुत सिंपल तरीका है, ब्राइन सोल्यूशन, अमोनिया, CO2 मिलाया, क्या बन के आया? हाथ में आ गया बेकिंग सोडा। दूसरा क्या आ गया? NH4Cl। वेरी सिंपल, वेरी इजी। अब एक चीज बता दो, अगला क्या है? अगर मैं मेरे बेकिंग सोडा को हीट करूं, गरम करूं, गरम करूं, गरम करूं, तो क्या होगा? तो क्या होगा? अगर मैं इसको हीट करूंगा तो ये जो है ना ये बना देगा वॉशिंग सोडा, Na2CO3 प्लस क्या बनाएगा? ये बनाएगा H2O प्लस CO2। याद रखना, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस टू रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये दो रिएक्शन तो हम मिस कर ही नहीं सकते। ये ऐसी रिएक्शन है जो हम नहीं छोड़ सकते।
कौन सी? NaHCO3 को अगर मैं निकालूंगा तो क्या बनेगा? Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, नोट हो गया? नोट हो गया, याद रखना है। ये क्या है हमारा? बेकिंग सोडा। कैसे फॉर्म हुआ? और अगर बेकिंग सोडा को हीट करूंगा तो वॉशिंग सोडा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इस प्रोसीजर को याद करना। अगर आप ढंग से आज की बातें सुन रहे हो, आपको आज के लेक्चर के बाद याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी चीजें, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, एक बार जोश मीटर लिख दो। जोश कैसा है भैया? जोश खत्म हो गया क्या? टाटा बाय बाय गुड बाय हो गया? टाटा बाय बाय गुड बाय हो गया? जोश बच रहा है? अभी तो बच रहा है भैया, अभी तो 100 लिख रहे हैं बच्चे, अभी तो जोश बच रहा है। कितना जोश है लिखो एक बार चैट सेक्शन के अंदर। सभी लिखेंगे? सभी लिखेंगे? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अभी तो जोश है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं मित्रों। आगे क्या है? आगे हमारा वॉशिंग बेकिंग सोडा। अब देखो जो बेकिंग सोडा है ना, वो कैसे बना? अच्छा, बेकिंग सोडा तो हमने पढ़ लिया कैसे बना, है ना। और बेकिंग सोडा से क्या बनता है हमारा? वॉशिंग सोडा। ये भी हमने पढ़ लिया हीट करने से। अब यूजेस पढ़ लेते हैं। बेकिंग सोडा के यूज क्या है? तो यूज्ड एज एन एंटासिड टू ट्रीट एसिडिटी। आपने देखा होगा, पता नहीं आपके घर में करते हैं नहीं करते, मेरे घर में करते थे जब मैं छोटा होता था। मुझे इसलिए याद है, जब आपके हाथ पे कभी वो मधुमक्खी या कुछ ऐसा काटा है जिसके अंदर एसिड होता है, तो आपके हाथ पे ये बेकिंग सोडा लगाते थे। क्यों? क्योंकि ये बेकिंग सोडा जो होता है ना, वो बेस होता है और वो एसिडिटी को कम कर देता है। और बोलते भी है बेकिंग सोडा जो होता है वो इनो वगैरह के अंदर भी होता है, तो इनो खाते हैं तो एसिडिटी, पेट की जो एसिडिटी होती है, स्टमक एसिडिटी, वो कम हो जाती है। तो क्या होता है, इसके अंदर बेसिक नेचर है। तो याद रखना इसका जो नेचर है वो बेसिक है। भैया कहाँ काम आएगा ये? कहाँ काम आएगा? क्यों बता रहे हो हमें बेसिक है? हम क्या करेंगे जान के? अरे सुन मेरी बात, क्वेश्चन इस पे भी आया हुआ है। डायरेक्टली नाम नहीं दिया था बेकिंग सोडा, बोला था अब बेसिक मतलब क्या दिया था? एंट एसिड, बेसिकली दिया था एंट एसिड यूज्ड टू ट्रीट एसिडिटी इन अ स्टमक। एंटासिड used to treat acidity in a stomach is heated। उसको जब हीट करा गया, then what will be the product? प्रोडक्ट क्या होगा? तो अब अगर आपको यही नहीं पता होता कि एंटासिड कौन सा होता है, तो आप कैसे बताते हीट करने पे क्या होता? अब आपको पता है कि एंटासिड जो है वो ये होता है। हीट करोगे, लिख देना। क्या लिखोगे? अरे भाई वॉशिंग सोडा बन के आ जाता है, क्या दिक्कत है? Na2CO3, बाकी H2OCl2 वो सब आप लिख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूज टू मेक बेकिंग पाउडर विच इज यूज प्रिपरेशन ऑफ केक्स एंड ब्रेड्स। आपने देखे होंगे बेकिंग पाउडर डाल के केक बनाते हैं, वो तो मैंने भी बना रखा है तो मुझे आइडिया है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को पता होगा, नहीं बनाया तो बनाओ यार, केक वगैरह तो बनाना स्टार्ट करो घर में, ऐसे कैसे काम चलेगा, ठीक है। और मुझे भी बुलाओ अपनी बर्थडे पार्टी में। चलो वॉशिंग सोडा, हम लेक्चर के अंत के बहुत नजदीक आ चुके हैं मित्रों, अब हम बहुत नजदीक हैं, तो थोड़ी सी कुर्सी की पेटी बांध के रखें, हम बहुत नजदीक आ चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? वॉशिंग सोडा। अब देखो वॉशिंग सोडा का जो बेसिक फॉर्मूला होता है ना, अगर मैं बोलूं तो वो Na2CO3 नहीं होता, वो होता है Na2CO3.10H2O। अब बच्चे बोलेंगे भैया ये क्या है, ये क्या नया आप लिया है .H2O? देख इसका मतलब है कि इसके साथ 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O एडेड है, ठीक है, ठीक है, 10 मॉलिक्यूल्स एडेड है। तो जब भी मैं सोडियम बाइकार्बोनेट के अंदर 10 H2O को ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा मेरा वॉशिंग सोडा। तो अगर आपको कोई बोले कि Na2CO3 क्या ये वॉशिंग सोडा है, तो ये वॉशिंग सोडा नहीं है। एग्जैक्ट वॉशिंग सोडा होगा Na2CO3.10H2। इस बात को आपको याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बच्चे इसको मिस कर जाते हैं। बच्चों को लगता है Na2CO3 इज वॉशिंग सोडा, बट नहीं, .10H2 आएगा मित्रों, इस बात को हमें याद रखना है। आगे यूजेस पढ़ लेते हैं। यूज इन अ ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, एम्प्लॉयड इन दी मैन्यू क्या है? एम्प्लॉयड इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ द सोडियम कंपाउंड सच एज दी बोरेक्स। अच्छा देखो एक कंपाउंड होता है बोरेक्स, अच्छा ये भी आपका H2 डालता हूं। होमवर्क नंबर 2, किस किस को पता है बोरेक्स क्या होता है? ये जितने भी मैं होमवर्क दे रहा हूं ना, वो आपके कोर्स से उतने रिलेटेड नहीं है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। जिनको आता है वो आता है। तो बोरेक्स कंपाउंड क्या होता है, उसका फॉर्मूला आपको कमेंट में लिखना है अगर लिख पाते हो, वरना अपने घर के नोटबुक में जरूर एक बार कंपाउंड सर्च कर लेना यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर, बोरेक्स क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो होता है ना हमारा, ये यूज होता है
इन द फॉर्मेशन ऑफ बोरेक्स। ठीक है, बहुत अच्छा कंपाउंड होता है बोरेक्स, देखना। यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपका पानी होता है ना, उसकी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, परमानेंट हार्डनेस, जो उसके अंदर, भैया वो हार्डनेस क्या होता है, पानी तो हार्ड ही नहीं होता, मूर्ख, वो वाला हार्डनेस नहीं। पानी की एक अलग हार्डनेस होती है, उसके अंदर जो सॉल्यूबल्स होते हैं, जैसे कि हमारे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं, सल्फर ऑक्साइड्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं उसकी परमानेंट हार्डनेस। और उसको रिमूव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा वॉशिंग सोडा। तो आपको वो जो बोलते हैं ना कि डिटर्जेंट से कपड़ों के दाग हट जाते हैं, ऑयल हट जाता है, वो कैसे हटता है, वो ऐसे ही हटता है। ये वॉशिंग सोडा, ये जब जाता है तो वो जो दाग होते हैं, वो जो मटेरियल होता है, उसको अपने साथ खींचकर पानी में मिलाकर बहा देता है। तो दिस इज द वर्क ऑफ वॉशिंग सोडा। ये लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा मटेरियल है, कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के काम आता है। तो आपको पता होना चाहिए उस कंपाउंड का नाम है क्या भाई, हमारा प्यारा प्यारा मित्र, हमारा दोस्त, वॉशिंग सोडा। वेरी सिंपल। चलो ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या, क्लियर है यहां तक? चलो बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। आई होप कि सबने नोट कर लिया होगा। एंड इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये हमारा आखिरी टॉपिक बचा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को पढ़ लेते हैं, बट उससे पहले बस एक घूंट में पानी पी लूं ताकि मैं आपको और अच्छे से पढ़ा पाऊं, है ना। जस्ट गिव मी 1 मिनट। चलो कहां पर आ गए, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, पीओपी। आपने देखा होगा आपके घरों की सीलिंग वॉल्स में पीओपी यूज होता है। देखो पीओपी होता क्या है, पीओपी का सबसे पहले फॉर्मूला पढ़ो। फॉर्मूला देखो, सबसे पहले स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे देखो, CaSO4 डॉट हाफ H2 डॉट हाफ H2। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ये हाफ H2 नहीं होता ना, तो ये पीओपी नहीं होता। डॉट हाफ H2, दिस फॉर्मूला इज रियली इंपॉर्टेंट। अब देखो मैं आपको बताता हूं, इसका अगर आपको नाम जानना है, पीओपी के इस फॉर्मूले का नाम जानना है, तो ये है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट का मतलब क्या है, हाफ H2, ठीक है, हेमीहाइड्रेट। अब देखो ये पीओपी बनता कैसे है, पीओपी बनता है जब हम जिप्सम को, या फिर गिप्सम बोलते हैं कुछ लोग, जिप्सम बोलते हैं कुछ लोग, तो जब हम गिप्सम को 373 केल्विन पे हीट करते हैं। ये वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है हाउ पीओपी इज फॉर्म्ड, तो आपको पता होना चाहिए गिप्सम हम उठाते हैं, गिप्सम को हम उठाते हैं और उसको हम हीट करते हैं 373 डिग्री केल्विन पे। जब क्या होता है, जब उसको हीट करते हैं तो उसके वाटर मॉलिक्यूल्स कुछ निकलते हैं, एंड जो बच जाता है वो बचता है पीओपी, और उसका फाइनल फॉर्मूला बचता है COSO4 डॉट हाफ H2। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में आपके सिलेबस के अंदर इतना कुछ नहीं है, बस आपके बारे में यही है कि यार कैसे फॉर्म होता है, तो आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला, इसका नाम और इसकी फॉर्मेशन, और उसके बाद इसके यूजेस, बस इतना सा है। अब इसके यूजेस क्या है, इट इज यूज्ड टू फिक्स गैप्स इन दी वॉल रूफ्स, मतलब आपके जो दीवारों के अंदर वो हो जाते हैं ना छेद वगैरह, तो पीओपी डाल देते हैं, पीओपी अंदर स्टक हो जाता है और वो उसको फिल कर देता है। उसके अलावा यूज्ड इन मेकिंग क्या है, सेवरल ऑर्नामेंट्स, आपने देखे होंगे मूर्तियां बनती हैं, स्टैचूज बनते हैं, वो पीओपी के बन रहे होते हैं। उसके अलावा क्या है, यूज्ड इन डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स फॉर द फायर प्रोटेक्शन सिस्टम, तो फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के भी प्रोडक्ट्स को डिजाइन करने के काम आता है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है मित्रों, क्लियर है? जल्दी बोले भाई, हाँ या ना बोले, हाँ या ना बोले, हाँ या ना बोले। चलिए आगे देखते हैं। अब आज का आखिरी टॉपिक, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये इतनी ऐसी चीज है ना जो कि बच्चों को आज तक समझ नहीं है। भैया व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता, और कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और लोगों को पता नहीं क्या होता है। तो बहुत सिंपल सी भाषा में समझाऊं, डेफिनेशन टर्म्स में नहीं समझाऊंगा, आसान टर्म्स में समझाऊंगा। देख बहुत सिंपल है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है, जैसे अभी हमने पीओपी पढ़ा, अच्छा ये पेन तो आपको दिख ही नहीं रहा होगा, एक मिनट, जैसे हमने पीओपी पढ़ा, ये
तो इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर ये वाटर के साथ एक फॉर्मेशन करता है, पानी के साथ ऐड होता है और क्रिस्टल की फॉर्म में आता है, सॉलिड फॉर्म में आता है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर मैं और छोटी डेफिनेशन बताऊं तो ये होता है कि जब हमारा क्रिस्टल सॉल्ट्स विद वाटर, क्रिस्टल सॉल्ट्स विद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब जब भी हमारा कोई सॉल्ट जो है वो वाटर के साथ क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, ये मेरा सॉल्ट है और इसमें मैंने अगर कुछ पानी मिला दिया तो वो क्रिस्टल की फॉर्म में हो गया, सॉलिड फॉर्म में हो गया, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जैसे कि पीओपी CaSO4.H2O। तो ये होता है क्रिस्टलाइजेशन। इसकी डेफिनेशन बहुत गंदी है, समझ भी नहीं आती। देखो, द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मींस हैविंग अ कांस्टेंट रेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स एग्जिस्टिंग इन 1 यूनिट ऑफ सॉल्ट। जबकि अगर मैं बोलूं तो आप इसकी वो वाली डेफिनेशन लिख के आना जो मैं आपको समझा रहा हूं, वो ज्यादा बेस्ट रहेगी। अगर आप याद कर सकते हो वेल एंड गुड है, बट याद नहीं कर सकते तो वो वाली डेफिनेशन लिख के आना कि ऐसे जो क्रिस्टल फॉर्मेट में रह सकते हैं वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, वो क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये चीज आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। डिफरेंट नेम्स ऑफ द वाटर क्रिस्टलाइजेशन आर, मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के और भी नाम है, जैसे कि क्या है, क्रिस्टलाइजेशन वाटर, या तो वाटर ऑफ हाइड्रेशन, ये भी बोलते हैं, वाटर ऑफ हाइड्रेशन भी इसका नाम है। तो अगर क्वेश्चन आता है, वैसे ना के बराबर चांसेस आने की, बट आता है तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है भाई। किसी का कोई डाउट बताएं, किसी का कोई डाउट, जल्दी बोलें भाई, किसी का कोई भी समस्या, किसी का कोई भी डाउट, बोलो 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 बोलो, बढ़िया। तो इसी के साथ बड़ा ही सुख में मैं आपको कहना चाहता हूं, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय। इसी के साथ ये चैप्टर हुआ समाप्त। अब क्या चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त है? नहीं 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 नहीं, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन। देखो, सबसे पहले तो आपको इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं आने वाली, अगर आपने ये सारी चीजें नोट करी हैं। आपको एनसीईआरटी से एक दो चीजें पढ़नी है। सबसे पहली चीज, आपके एनसीईआरटी के अंदर जो एक्सरसाइज होती है, मतलब वो वाली एक्सरसाइज नहीं, जो एक्टिविटी वाली होती है, एक्टिविटी जो होती है बीच बीच में एक्टिविटीज होती है ना, एक्टिविटी, वो एक्टिविटी वैसे मैंने यहां पर कवर करा दी है, बट सारी एक्टिविटीज कवर नहीं हुई है, एक दो मिसिंग है, तो वो एक्टिविटीज आपको ऊपर ऊपर से देख लेनी है, जितनी भी एक्टिविटीज आपकी एनसीईआरटी के अंदर है, ठीक है, आपको वो देख लेनी है। अगर आप चाहते हो कि एक्टिविटीज के ऊपर मैं एक सेशन लूं तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। पहले बट एक बार आप देखना, अगर आपको समझ आता है वेल एंड गुड, अगर आप चाहते हो कि मैं ही एक सेशन ले लूं सारी एक्टिविटीज पे जैसे पिछले चैप्टर में करा था, तो आप मुझे बता देना। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम आपको सबसे पहले हमारी क्या करना है, प्रैक्टिस बुकलेट उठानी है। प्रैक्टिस बुकलेट के नीचे लिंक है, प्रैक्टिस बुक उठानी है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उसमें एमसीक्यू करने हैं, असर्शन रीजनिंग करनी है, और उसके बाद केस बेस्ड क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही ये सब हो जाता है तो उसके बाद आपको पीवाईक्यू की एक हमारी बुकलेट है, उससे पीवाईक्यू कर लेंगे। जितना मैंने पढ़ाया वो आपके पूरे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इनफ है, बट फिर भी आपको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आज प्रैक्टिस नहीं करोगे मेरे मित्रों, आप भूल जाओगे। इसलिए आप देखना, एमसीक्यू कर लो, असर्शन रीजनिंग, केस बेस्ड और पीवाईक्यू, ये चीजें आपको करनी है, ठीक है। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब एंडिंग में मेरे को बस इतना बता दो, एंडिंग में मेरे को बस इतना बता दो कि अब जोश लेवल कैसा है, क्या जोश लेवल गया क्या, या फिर है, और कौन कौन है जो कि अभी तक टिके हैं और शुरू से आए थे, 1.5 घंटे से बैठे हैं यहाँ पर, कौन है वो जो है? तुम भाई बहुत अच्छा कर रहे हो और तुम लोगों से आगे निकल रहे हो। ये वो लोग हैं जो आज तुम पे ताना मारते रहते होंगे कि घर में बैठा रहता है, खेलने नहीं आता, बाहर कुछ नहीं कर रहा, क्या कर रहा है ये। जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा उस दिन सब शांत हो जाएंगे, सब शांत हो जाएंगे। करो मेहनत यार, लगे रहो यार, दिन रात लगा दो अपनी, और दिखा दो कि भाई जिसको तुम कहते थे ना कि घर से बाहर नहीं आता, क्या कर रहा है, अभी तो बोर्ड में बहुत टाइम है, देख ऐसे 98 लाई जाती है, देख, दिखाना है ना उनको, दिखा देंगे, दिखा देंगे। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मैं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। यहाँ पर लेक्चर से लेकर, नोट्स से लेकर, बुकलेट से लेकर, पीवाईक्यू बुकलेट से लेकर हर एक चीज हम फ्री में देते हैं। हमने आज तक एक भी चीज के पैसे नहीं लिए और ना आगे हम ले रहे होंगे। सैंपल पेपर भी आ रहे हैं इसके बाद, एंड वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में आ रहे हैं।
तो ये शायद मेरी तरफ से एक पहल है, एक रेवोल्यूशन की पहल है कि अगर हम एक कंटेंट से लेकर 100 कंटेंट तक फ्री में दे पाएँ बच्चों को, क्योंकि मेरे टाइम पे मुझे ऐसा नहीं मिला एंड उस चक्कर में मैंने बहुत चीज़ें फेस करी। आज एक ऐसा ऑर्गेनाइज़ेशन मैं बिल्ड कर रहा हूँ, जो कि ऑर्गेनाइज़ेशन बच्चों की मदद कर रहा है। हमारे यहाँ पर जितने भी लोग काम करते हैं ना, वो जो आपका जो पीपीटी कंटेंट बनाते हैं, वो लोग ऐसे हैं ना जो कि बस इतना पूछते हैं कि सर आज क्या करना है? आज का काम क्या है ये बताओ। ऑब्वियस सी बात है, मैं उन्हें सैलरी देता हूँ बट उनका मेन मोटिव है स्टूडेंट्स के लिए काम करना, जो कि मुझे दिखता है। हम सब एक कॉमन मोटिव पे हैं। अगर आपको ये कॉमन मोटिव पसंद आया है, तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर नहीं कर सकते, अपने एक मित्र के साथ वीडियो को शेयर कर देना, इस सेशन को शेयर कर देना एंड इंस्टाग्राम की लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में। ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी prashant_KIRAT। ये इंस्टाग्राम है और इस पे आपको क्या करना है, आ जाना है, फॉलो कर लेना है। और अगर आपको ये आज का सेशन या फिर पुराने सेशन अच्छे लगे हैं तो एक स्टोरी डाल देना कि भैया मजा आ गया, या फिर जो भी आपकी इच्छा आपको लिखने की। क्योंकि जब मैं ऐसे चीजें देखता हूँ कि स्टोरीज में टैग करा हुआ है एंड यार लोगों को मजा आ रहा है, तो हमें और मोटिवेशन मिलती है फ्री कंटेंट लाने के लिए। तो यही था। शुक्रिया एवरीवन। चलो अगले लेक्चर में मिलते हैं एंड अगला लेक्चर आपका केमिस्ट्री का तीसरा लेक्चर आएगा। इससे पहले एक हो चुका है, फिजिक्स भी पूरी हो चुकी है, साइंस की एक पूरी प्लेलिस्ट है। आप जाओगे तो आपको साइंस के सारे लेक्चर मिल रहे होंगे। टेक केयर, बाय बाय।